वस्तुओं की कीमत में पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए सरकार अधिकतर रिटेल मूल्य यानी एमआरपी की व्यवस्था में सुधार का विचार कर रही है। इस सिलसिले में सरकार ने इंडस्ट्री एसोसिएशंस, उपभोक्ता की जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं, संस्थाएं हैं और टैक्स अधिकारियों को मई में ही अवगत करा दिया था। अब चर्चा यह है कि सरकार चाहती है कि वस्तु उत्पादक को वस्तु का एमआरपी लिखने से जो है वो रोका जाए अगर वो ऊंचा लिख रहा है तो। सर, क्या उलझन है यहाँ और बदलाव की क्या तैयारी है? एमआरपी नीति में बदलाव का प्रस्ताव काफ़ी दिनों से लंबित है। दो महत्वपूर्ण मुद्दे आ रहे हैं। एक तो कई जगह अभी एमआरपी के साथ बारकोड का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, जबकि उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय और रिटेल चेन्स भी चाहती हैं कि बारकोड का सही इस्तेमाल हो, और बारकोड का इस्तेमाल करने के लिए जो एमआरपी की प्रक्रिया है उसे ट्रांसपेरेंट करना जरूरी है। जो सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि कई सारे उत्पादों का एमआरपी ज़्यादा होता है पर वास्तविक रूप से उसकी कीमत कम होती है, यानी इसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस ज्यादा है, उसको 3,000 रुपए लिखा हुआ है, लेकिन जो सेलर है, जो दुकानदार है, उसको 1,500 रुपए 2,000 रुपए में बेच रहा है। यहां यह शक बनता है कि उत्पाद की वास्तविक लागत क्या है टैक्स मिलाने के बाद, लगाने के बाद, जो उपभोक्ता के पास पहुंच रही है। तो अब जो तैयारी सरकार कर रही है उस व्यवस्था में पहले तो मूल्य निर्धारण की व्यवस्था की जाएगी, जिससे तय किया जाए कि किसी भी उत्पाद की वास्तविक कीमत क्या है और उसे एमआरपी में, मैक्सिमम रिटेल प्राइस में कैसे डाला जाए, और दूसरा एक उसको बारकोड के साथ कैसे कंपैटिबल बनाया जाए। इन दोनों चीज़ों पर बातचीत के लिए सरकार ने इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों से बातचीत करना शुरू किया है, जो शायद आने वाले समय में हमारे सामने एमआरपी तय करने का एक नया पैमाना लेकर आएगी। उस पैमाने में ये निर्धारित किया जाएगा कि किसी भी उत्पाद की कीमत के कौन कौन से फैक्टर होते हैं और उनके आधार पर उसको उपभोक्ताओं के लिए उसकी क्या कीमत निर्धारित की जाए। अब इसका दूसरा हिस्सा टटोलिए। पैक्ड खाद्य सामान के लिए सख्त पैकेजिंग नियमों के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फूड रेगुलेटर एफएसएसएआई ने कोर्ट से नए नियमों के लिए मोहलत मांगी है। उन्होंने कहा है कि थोड़ा समय हमें दिया जाए। कोर्ट ने दरअसल एफएसएसएआई को 3 महीने के भीतर सख्त फ्रंट पैक और लेबलिंग के नियम लाने को कहा था। इन नियमों के तहत पैक्ड खाने में पोषण के स्तर को बताना जरूरी था और उसको संकेत बताना जरूरी था, उसमें संकेत भी देना जरूरी था। सर, ये क्या कुछ पूरा मामला है? कहाँ गाड़ी अटकी है? और ये सब चीजें तो बड़ी हाइजीन जैसी चीजें हैं, तो इसमें 3-3 महीने का समय क्यों? ये भी सब लंबे समय से चर्चित मामला है और भारत में 2-3 साल से लगातार इस पर प्रयास चल रहा है कि आपको जो खाद्य उत्पाद मिल रहे हैं उसमें जो न्यूट्रिशन का स्तर है उसे प्रॉपरली बताया जाए। इसमें भी बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी चीज़ें छिपाई जाती हैं, कैलोरी की मात्रा ग्राम के हिसाब से बताई जाती है, बहुत सारी सूचनाएं गलत होती हैं, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एफएसएसआई से, जो कि भारत का मुख्य पैमाना निर्धारित करने वाली एजेंसी है, उससे ये कहा था कि वो स्टैंडर्ड तय करे और उसके बाद इसे लिखा जाए। कंपनियां और उत्पाद बनाने वाले जो संस्थान हैं वो इस नई व्यवस्था के लिए तैयार नहीं हो पा रहे हैं और लगातार एफएसएसआई इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट से इस बात की अपील कर रहा है कि उसे और समय दिया जाए। आज ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से आदेश दिया है कि अब सारे उत्पादों के जो खाद्य उत्पाद हैं उनके न्यूट्रिशन की व्यवस्था स्पष्ट रूप से सामने लाई जाएगी और लिखी जाएगी। अभी यह भी दुविधा है, उसके फॉर्मेटिंग में भी दुविधा है कि उसको कैसे प्रेजेंट किया जाए जैसे लोगों को समझ में आए। पर दूसरी एक और बड़ी समस्या ये है कि ये सारे ब्यौरे अंग्रेजी में लिखे जाते हैं, तो ज़्यादातर जो ग्राहक हैं, खरीदने वाले लोग हैं, उनको भाषा ही नहीं समझ में आती, तो उसका न्यूट्रिशन और कैसे वो समझने की कोशिश करेंगे। ये मुद्दा भी आने वाले समय में उठेगा कि न्यूट्रिशन की जानकारी उन भाषाओं में दी जाए जो भाषा वो ग्राहक बोल रहा है।